समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस अंक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। इस कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम एक नया विषय लेकर आते हैं और उस पर आपके सुझाव, विचार और जिज्ञासाओं पर चर्चा करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है श्रमिकों से जुड़े मुद्दे और श्रम सुधार। आइए इस बारे में हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव विभा भल्ला। विभा जी से हम श्रमिकों के मुद्दे और श्रम सुधारों को समझने का प्रयास करेंगे। विभा जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आपका मंच है। इसके माध्यम से आप अपनी तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, श्रमिकों के मुद्दे पर हमें आपके प्रश्नों का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 23717106 पर फोन करके श्रम मंत्रालय की संयुक्त सचिव विभा भल्ला जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 और ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। श्रोताओं, आज का युग संघर्ष का नहीं, सहयोग का है। देश की बड़ी जनसंख्या के कल्याण के लिए तेज आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है और अर्थव्यवस्था का आकार भी हमें बढ़ाना है। ऐसे में बीते युग के उद्योग और श्रमिक के संघर्षों को भूलकर अब एक दूसरे के पूरक होने की आवश्यकता है। और अगर कहें कि श्रमिक और उद्योगों का संबंध मां और शिशु की तरह होता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शिशु का विकास मां के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। विभा जी, आज का स्वाभाविक रूप से पहला प्रश्न ये है कि आज का दिन श्रमिकों के लिए विशेष क्यों है? भारत कामगारों के अधिकारों के लिए किस तरह प्रतिबद्ध है? पांडे जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करती हूँ मुझे इस दिन स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर अपने सारे श्रमिक बंधुओं एवं अपने श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। ये दिन सारे श्रमिकों का नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट करने का दिन होता है और ये हमारे नेशन की कटिबद्धता को एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि हम श्रमिकों के अधिकारों, उनके वेलफेयर के प्रति कमिटेड हैं। तो इंडिया का बहुत पुराना इतिहास रहा है लेबर वेलफेयर के साथ जुड़ने में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक UN संस्था है, सबसे पुरानी संस्थाओं में से है, 1919 में इसका स्थापना हुआ था। भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से है। आज इसमें 187 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि ये एक त्रिपक्षीय संस्था है जो कि UN सिस्टम में एक यूनिक चीज है। इसमें ट्राइपार्टाइट गवर्निंग बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जो भी निर्णय होता है वो इन्हीं तीनों के सहमति से होता है। विभा जी, श्रम का मुद्दा संविधान की समवर्ती सूची में है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर सभी राज्यों के कानूनों को जोड़ लें तो देश में इनकी संख्या लगभग 40 से अधिक हो जाएगी। क्या कारण है कि सरकार को ये श्रम संहिता यानी लेबर कोड लाना पड़ा? जैसे आपने खुद ही कहा कि श्रम कानूनों का नंबर बहुत ज्यादा था, जिससे उनके कंप्लायंस में जटिलता आती थी, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती थी।
इसीलिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लेते हुए 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित करके नोटिफाई किया है। उसमें कोड ऑन वेजेस है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है। जी विभा जी, क्या ये जो संहिता है ये बाध्यकारी है? देखिए, जैसे पहले श्रम कानून थे, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये उसी तरह का कानून है। जैसे वो 29 थे, 29 को 4 संहिताओं में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे वो लॉ ऑफ द लैंड थे, ये भी जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो लॉ ऑफ द लैंड हो जाए। विभा जी, देखिए हमारे श्रोता दिल्ली से हैं रघुवेंद्र जी। रघुवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। आकाशवाणी के न्यूज रीडर विमलेंदु जी को नमस्कार। जी नमस्कार, आपको भी। आमंत्रित गेस्ट विभा जी को भी नमस्कार। हाँ, नमस्कार रघुवेंद्र जी। मेरा सवाल यह है कि सरकारी इंडस्ट्रीज और गैर सरकारी इंडस्ट्रीज में मजदूरों को कौन कौन से मेडिकल सुविधाएं देना जरूरी है, और नंबर 2 कि अगर कोई हादसा हो जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कितना मुआवजा देना जरूरी है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। इसमें ऐसा है कि मेडिकल सुविधाएं अगर ईएसआई के अंडर अगर वो एस्टैब्लिशमेंट कवर होती है तो जितने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स हैं वो सब उनको मिलेंगे, जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। ईएसआईसी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें करीब 160 हॉस्पिटल वो चलाती हैं और मेडिकल के अलावा और भी बहुत से वो उनको बेनिफिट देती हैं। इसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाता तो एक एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट है जो कि अभी नए कोड में समाहित हो गया है। उसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसर्न वो एनफोर्स करती है उसको, और जो कंसर्न एस्टैब्लिशमेंट है वो उसके तहत उसको जो मुआवजा बनता है वो देते हैं। विभा जी, सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया अपनाते हुए कई गैर जरूरी श्रम कानूनों को समाप्त भी किया है। इन पुराने कानूनों के समाप्त होने से किस तरह इनकी जटिलताएं समाप्त हुई? पांडे जी, जैसे मैंने पहले बताया, पहले 29 श्रम कानून थे, 29 को 4 कोड में समाहित कर दिया गया है। एक तो बहुत ज्यादा कानून होने से दिक्कत हो जाती है, जिसमें कंप्लाई करना है वो समझ नहीं आता कि किस किस को मैंने कंप्लाई करना है। कम होने से उसे पता है कि मेरे को यही 4 कोड्स पे अपना कंप्लायंस करना है। इसके अलावा जब ये इनको समाहित किया गया है, उसके अलावा इनको सिंप्लीफाई और रैशनलाइज भी किया गया है। इसमें बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं उनको कंसिस्टेंट कर दिया गया है अक्रॉस कोड्स। पहले हर श्रम कानून में हर चीज की, जैसे वेज की या एम्प्लॉयर डेफिनेशन फर्क होती थी, अभी ये यूनिफॉर्म हो गया है। इसके अलावा आज का हमारा बाहर का परिवेश और इकोनॉमिक सिनारियो बहुत बदल गया, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है। हमारे ज्यादातर श्रम कानून बहुत पुराने थे और कई तो प्री इंडिपेंडेंस भी थे, तो इसलिए ये एक समय की आवश्यकता थी कि हम अपने सारे श्रम कानूनों को समय के अनुसार रिफॉर्म करके एक नया आवेश उनको नए दें। तो इसी तरफ एक सरकार का ये एफर्ट था, और टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो इन नए कोड्स में टेक्नोलॉजी पे बहुत थ्रस्ट दिया गया। विभा जी, नए श्रम सुधारों से नए रोजगार पैदा करने में व्यापार सुगमता में कितनी सहायता मिलेगी, जिसको कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? हाँ पांडे जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहले बहुत जटिलता थी, नंबर श्रम कानूनों का बहुत ज्यादा था, तो उससे नियोक्ताओं को कंप्लायंस में बहुत दिक्कत आती थी। अभी नंबर कम हो गया है और जैसे कहा गया कि डेफिनेशंस यूनिफॉर्म कर दी गई हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी पे बहुत थ्रस्ट है। बहुत सारे कंप्लायंसेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ईमेल भेज के पोर्टल पे जाके ही हो जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी लाई जा रही है। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर जो पहले होते थे उनका नाम बदल के अब इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर, ये सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, दे विल एक्चुअली फैसिलिटेट इन कंप्लायंस। बदली गई है। यस। तो इन सब से बिजनेस को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने से बिजनेस ग्रो करते हैं तो रोजगार के नए नए अवसर अपने आप ही पैदा होंगे।
फोन लाइन पर इस समय है नई दिल्ली से हमारे श्रोता GS चड्ढा। चड्ढा जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और विभा मैडम को भी नमस्कार। चड्ढा जी नमस्कार, थैंक यू। मैडम, सरकार ने उद्योगों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की कैटेगरी बनाई हुई है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। उनके अनुसार ही उनको वेतन मिलना चाहिए। हाँ जी। तो ये वेतन उनको दिया जाता है, आपका विभाग उसको कैसे मॉनिटर करता है? दूसरा, मैक्सिमम कितने घंटे आप उनसे काम ले सकते हैं उद्योग मालिक जो है? चड्ढा जी, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि 4 कैटेगरीज हैं और अभी जो नियम है मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके अंदर और अभी नए कोड्स में भी एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्फीयर है, जैसे PSUs वगैरह हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ निर्धारित और एनफोर्स करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्फीयर में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती हैं। तो मिनिमम वेजेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्फीयर के डिसाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्फीयर के डिसाइड करते हैं, और इम्प्लीमेंट भी और एनफोर्स भी वही करते हैं। अगर कोई कंप्लेंट है, सेंट्रल स्फीयर की कंप्लेंट हमारे सेंट्रल लेबर कमिश्नर के फील्ड ऑफिसेज हैं, वहां जाता है, और अगर स्टेट की कंप्लेंट है तो स्टेट की जो एनफोर्समेंट मशीनरी है उनके पास ये कंप्लेंट की जाती है। विभा जी, एक और श्रोता है ब्रह्मदत्त जी दिल्ली से, इनके भी कुछ सवाल हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार, आप अपने सवाल पूछिएगा। सर जी प्रणाम। जी मैडम जी प्रणाम। हाँ ब्रह्मदत्त जी प्रणाम। हाँ जी, थैंक यू। मैं क्या गल सुनो मैडम जी, इन्ने कानून बनाए हुए ने साडी गवर्नमेंट ने, लागू ते बहुत ही घट होंदे ने, तो साडे चरणा च बेनती हैगी है। मैं ब्रह्मदत्त बोल रहा मंगोलपुरी दिल्ली तो। ना ते कई वर्करां दे ESI कार्ड बने हुए ने, ना लेबर कार्ड बने हुए ने। ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਏ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ ਕੱਢਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ, ਨਾ ESI PF ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਵਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ESI कार्ड कित्थों बनवाइए? धक्के खा रहे ने लोकी, तो लेबर कार्ड वास्ते भी धक्के खा रहे ने, कित्थों बनवाइए मैडम जी? हाँ, लेबर कार्ड में अगर आप ई श्रम कार्ड की बात करते हैं तो वो आसपास जो भी उनका कॉमन सर्विस सेंटर हो वहां जाके वो बनवा सकते हैं, और बहुत ही आसान प्रक्रिया है। और ESI कार्ड बनाने के लिए वो एम्प्लॉयर के थ्रू बनता है, और अगर कोई ग्रीवांस है तो ESI के पोर्टल पे जाके वहां ग्रीवांस कर सकते हैं। उनके आसपास के इलाके में जो कोई ESIC का रीजनल ऑफिस हो या कोई भी उनका ब्रांच ऑफिस हो, वहां जाके आप शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो आप CP ग्राम्स पे जाके भी शिकायत कर सकते हैं। विभा जी, अभी जैसे बात कर रहे थे हमारे श्रोता, कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए तय वेतन और समय पर वेतन और छुट्टी के अधिकार मिले, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो अभी कोड ऑन वेजेस में समाहित हो गया है, उसके तहत तय समय पर वेतन देने का प्रावधान है, और कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं कर सकता एम्प्लॉयर, इस चीज का भी प्रावधान है। और ये कोड में भी इसको और भी लिबरल कर दिया, और भी एम्प्लॉयज के प्रति, वर्कर्स के प्रति फेवरेबल कर दिया गया है। पहले ये 24,000 तक की लिमिट वेतन पाने वालों पर लागू था, लेकिन अभी ये सब पर लागू हो गया है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसको तय समय पे वेतन दे, और कोई भी डिडक्शंस जो कि वहां नहीं लिखी हुई अनऑथराइज्ड डिडक्शंस वो कोई नहीं कर सकता उसमें से। उसके लिए शिकायत कहाँ करेंगे? हाँ, उसमें भी अगेन जैसे मैंने कहा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। अगर सेंट्रल PSU वगैरह है तो सेंट्रल लेबर कमिश्नर के ऑफिसर्स को करिए, और अगर वो स्टेट का उपक्रम है, स्टेट की कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो स्टेट के लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाके उनकी एनफोर्समेंट मशीनरी में शिकायत कर सकते हैं। विभा जी, एक हमारे श्रोता है बहुत दूर से, तमिलनाडु से हैं, ये जानकी राम जी। जानकी राम जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में, अपने सवाल पूछ सकते हैं विभा जी से। शुक्रिया। मेरा प्रश्न ऐसा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस है। जी जी। मेरा तरफ से सभी श्रम नागरिकों को मेरा बधाई और शुभकामनाएं।
मेरा प्रश्न विशेषज्ञों से ऐसा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद काफी बदलाव आया है कार्मिक लोगों के सिचुएशन में जी। और अभी सुधार होना बहुत बाकी है, क्योंकि श्रम के बिना कोई संगठन नहीं जीवंत रह सकता है। जी जी, बिल्कुल सही प्रश्न है। जानकी राम जी का प्रश्न लगता है ये जानना चाहते हैं कि जो सोवियत संघ की उस समय की तत्कालीन व्यवस्था थी, अब हम उदार अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो श्रम कानून है, लगता है कि उनका संदर्भ इन्हीं श्रम संहिता से है, कि इसमें कहाँ तक हम ये श्रमिकों के कल्याण की बात हम करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि हम ये श्रम कानून बहुत पुराने थे, तो आज के समय का जरूरत को ध्यान में रखते हुए इनको रिफॉर्म करके, रैशनलाइज करके एक नए रूप में पेश किया गया है। इसमें बहुत सारे नए चेंजेस किए गए हैं और श्रमिकों के कल्याण की बहुत सारी नई व्यवस्थाएं इनमें की गई हैं। अच्छा, कुछ नए तरह के श्रम भी उत्पन्न हुए हैं, जैसे गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा का क्या प्रबंध है इस नए कोड में? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे जो लेबर कोड्स हैं उनमें एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डिसीजन है, एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। पहली दफा उसमें गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की परिभाषा दी गई है, जो कि पहले कहीं उनकी परिभाषा नहीं थी कि वो क्या होते हैं, क्या चीज है, लेकिन इसमें उनकी परिभाषा दी, डेफिनेशन ऑफ अ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर दिया गया है। आप बता सकते हैं कि गिग वर्कर्स एक मोटे तौर पर जनरली हम किन श्रमिकों को कहते हैं? देखिए, गिग वर्कर जो जैसे ये गिग वर्कर हैं जो ये हमारे डिलीवरी वगैरह वाले आते हैं, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो एप्स जैसे प्लेटफॉर्म के किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड छोटा सा होता है, वो जैसे मतलब हाँ, जैसे ये उबर वगैरह वाले इस तरह के प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हाँ जी, और इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेलफेयर के लिए स्कीम बनाने का भी प्रावधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नए वेलफेयर स्कीम्स बना सकती है। लेकिन एक इन सबसे अलग एक जब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की, जैसे घरों में काम करने वाले नौकर दाई, इनके लिए भी कुछ प्रावधान है? हाँ जी, पहले मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर मिनिमम वेज सिर्फ शेड्यूल्ड जो अनुसूचित रोजगार थे उन्हीं को मिलता था, लेकिन कोड ऑन वेजेस में फिर से एक बहुत ही मैं कहूंगी ऐतिहासिक एक प्रोविजन लाया गया है। उसमें यूनिवर्सल मिनिमम वेज का प्रावधान है। काम कोई भी हो, कोई अनुसूचित या नहीं अनुसूचित, हर व्यक्ति जो किसी भी काम में जुड़ा है उसको यूनिवर्सल मिनिमम वेज की व्यवस्था है। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज का विषय है श्रमिकों से जुड़े मुद्दे और श्रम सुधार। आपके सवालों का जवाब दे रही हैं श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव विभा भल्ला। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2331-4444 23717106 पर फोन करके आप हमारे विशेषज्ञ विभा जी से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 और ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। विभा जी, देखिए अभी एक श्रोता का तुरंत ही अभी फोन आया है। अब ये बलरामपुर से हैं, रिंकी जी। रिंकी जी नमस्कार। नमस्ते सर, और आपके साथ में एक्सपर्ट है, उन्हें मेरा नमस्ते। जरूर जी। हाँ रिंकी जी नमस्कार। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए सरकार उनके लिए तो जो मजदूर होते हैं उनके लिए बहुत सारे योजनाएं चला रही है। अगर मान लीजिए मैं गांव की बात करूं तो गांव में सबसे ज्यादा अगर विख्यात है तो वो मनरेगा। वो जब मजदूरी करने जाते हैं, अपना मतलब खून पसीना बहाते हैं, लेकिन अगर माना जाए तो उनको असली में नहीं मिल पाता वेतन, जिस तरह अगर हमने देखा है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए शिकायती दर्ज या कुछ ऐसे प्रावधान कानून का है कि वो शिकायत कहाँ करें?
देखिए, मनरेगा जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। वो हमारे श्रम मंत्रालय के कानूनों के अंडर नहीं कवर होती है। अगर वहां पे उनका जो मानदेय है वो निर्धारित रहता है, वो नहीं मिलता तो वो वहां के जो बीडीओ वगैरह के ऑफिस में जाके शिकायत कर सकते हैं। विभा जी, नए लेबर कोड में आशा है रिंकी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक नया सवाल और है कि नए लेबर कोड में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समानता को प्राथमिकता पर रखा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला कर्मियों को लेकर क्या क्या प्रावधान है और विशेष तौर पर एम्प्लॉयर्स को महिला कर्मियों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए क्या निर्देश हैं? देखिए, इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में एक चैप्टर है पूरा, चैप्टर 10, जिसमें स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन है। उसके तहत जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए सारे सुरक्षा के जो प्रावधान है उनके बारे में जिक्र किया गया है। नए कोड में महिलाओं को बिल्कुल बराबर के अधिकार दिए गए हैं। वो किसी भी, ये वहां पे लिखा गया है कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉय कर सकती हैं, काम कर सकती हैं और 6 बजे से पहले, सुबह 6 बजे से पहले और रात को 7 बजे के बाद भी काम कर सकती हैं, कि जो कि पहले नहीं अलाउड था। लेकिन उसमें इनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत कायदे कानून बनाएगी जिसका एम्प्लॉयर को बिल्कुल पूर्ण पालन करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के भी पूरे प्रावधान जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके नियम बनाएगी जो एम्प्लॉयर को फॉलो करने होंगे। मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश ठाकुर। ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना सवाल विभा जी से पूछ सकते हैं। जी, मैंने अपने इलाके में कई प्रवासी मजदूरों को काम करते देखा है जी, कि बाहर के राज्यों से होते हैं। वो सड़कों की कंस्ट्रक्शन के काम में लगे होते हैं या अन्य कामों में भी लगे होते हैं। जो एक विजुअल बात हमारे सामने आती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब होता है और वो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी से भी वंचित रहते हैं। और मैंने ये भी अनुभव किया कि उनकी मजदूरी भी उनकी 2 जून की रोटी के लिए काफी नहीं होती है। और कोविड के टाइम में सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज का लाभ दिया, तो ये मजदूर इस लाभ से वंचित क्यों रह जाते हैं? और इनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनको इनकी सही मजदूरी देने और इनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान है और कैसे काम करता है? बिल्कुल विभा जी, समाज में श्रम मूल्य निर्धारण उद्योग जगत और श्रमिक वर्ग के बीच पुराना और स्थायी मुद्दा रहा है। इस दिशा में नई संहिता में कुछ दिशा निर्देश हैं। इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी मजदूर की डेफिनेशन को पहले से बहुत वाइडन कर दिया गया है। जो व्यक्ति खुद भी कहीं अपनी मर्जी से काम बाहर करने गया है वो भी प्रवासी मजदूर की डेफिनेशन में कवर होगा। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सरकार ने किया है। ई श्रम डेटाबेस एक बनाया गया है। दिस इज नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें 400 रोजगारों के तहत मजदूरों ने अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आज की डेट में इसमें 28 करोड़ 88 लाख के करीब श्रमिकों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। और ई श्रम जो पोर्टल है उसको बहुत सारे दूसरे सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा गया है, इंटरलिंक किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरलिंकिंग हुई है। इसको वन नेशन वन राशन कार्ड के डेटाबेस के साथ लिंक करके ये डेटा एनालिसिस किया गया है। उसमें 28 करोड़ लोगों में से पता चला है कि 20.5 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है। बाकी के 11 करोड़ या जो बाकी के बचते हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजी जा रही है कि ये आपके मजदूर हैं जिनको राशन कार्ड देना है। इससे ये होगा कि वो उनको ये भी सरकारों को पता चलेगा कि उनके मजदूर कहाँ पे हैं, ताकि उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करे जिससे उनको खाद्यान्न वगैरह मिल सके। हरियाणा से राजपाल जी हैं। राजपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए विभा जी से।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मनरेगा में सिलाई मशीन दी जाती है और किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, और तनख्वाह भी मतलब कभी चढ़ती है कॉपी पे, कभी नहीं चढ़ती, और कभी किसी को कितने नाम आता कभी नहीं आता। ये क्या बात है? ये मतलब कहाँ पर कंप्लेन करें इससे? राजपाल जी, मनरेगा में सिलाई मशीन मिलने की अभी कोई घटना ऐसी तो नहीं होती है, नहीं सुनी गई है। अगर आपको हो सकता है कहीं से भ्रम हुआ हो, हाँ, और दूसरे सवाल आप पूछ सकते हैं कि इनकी शिकायत हम कहाँ पर और किस तरीके से कर सकते हैं जब मजदूरी प्रॉपर नहीं मिलती है। तो विभा जी बताएं कि इनकी शिकायत है अगर प्रॉपर मजदूरी नहीं मिलती या मिलने में देरी होती है तो ये कहाँ शिकायत करें किसी कंपनी के खिलाफ? जैसे इन्होंने कहा कि अगर कंपनी में वो काम कर रहे हैं तो वो, जैसे मैंने कहा कि स्टेट लेबर मशीनरी जो है, स्टेट एनफोर्समेंट मशीनरी है, वहां पे शिकायत कर सकते हैं। मनरेगा के बारे में जो लोकल डेवलपमेंट ऑफिसेज हैं वहां जाके ये शिकायत कर सकते हैं। विभा जी, एक सवाल और है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं से किस तरह के कर्मचारियों को एक सुरक्षित पेंशन व्यवस्था दी गई है और खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के लिए ये कितनी फायदेमंद साबित हो रही है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत एक पेंशन योजना है। ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की योजना है। जो लोग ईपीएफ एक्ट में कवर होते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट, उन्हीं के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कवर होते हैं। तो ये संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है और उसमें इनको मेंबर को पेंशन मिलती है। 10 साल की नौकरी हो जाती है तो उसके बाद 50 साल की उम्र और 58 साल की उम्र होने पर उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके विडो को, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को और पेरेंट्स और नॉमिनी को भी पेंशन मिलने का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जो कि लेबर हमारा श्रम मंत्रालय ही चलाता है, और अटल पेंशन योजना के प्रावधान है। संजय जी हैं दिल्ली से हमारे नए श्रोता। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से संजय बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, सवाल मेरा ये है कि जो ये कंपनी वगैरह जो है मजदूरों के साथ तनख्वाह में से वो धोखाधड़ी वगैरह करते हैं, मेरा मानना है कि कोई सरकारी ऐसा मंत्रालय टाइप का कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जिन भी कंपनियों को काम की कोई जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है, वहाँ पे वो कंपनियां भी रजिस्टर्ड कराए, मजदूर भी वहीं से जो है रजिस्टर्ड हो और एक कंपनियां सरकार से मजदूर मांगे और एक हर कोई मजदूर जो है वहाँ नंबर वगैरह के जरिए वहाँ पर संपर्क अपना साध सके, ताकि जो है सैलरी भी जो है सरकार ले कंपनी से हर मजदूर के हिसाब से फिक्स सैलरी, और फिर वो मजदूरों को सैलरी खुद दे जैसे सरकारी को होता है। जिनका रोचक सवाल है विभा जी। हाँ, संजय जी, आपने बात तो अच्छी हाईलाइट करी है, बट बात यह है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं तो हर चीज सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। सरकार श्रम कानून बनाती है और उनकी एनफोर्समेंट के प्रावधान भी पूरे हैं, जैसे मैंने पहले भी इसकी डिटेल दी है। लेकिन आपकी कोई शिकायत हो तो आप जहां पे भी जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वहां जाके शिकायत कर सकते हैं। विभा जी, अब कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने, उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए विभा भल्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं अपने सारे श्रोताओं को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया या जो सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं और मैं पांडे जी मॉडरेटर जो हैं हमारे, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आकाशवाणी का भी धन्यवाद। आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और विषय पर हम आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विमलेंदु पांडे को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।